अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी मददगार रूहों का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। पाल, मुझे खबर होती कि तुम कमीनगी की इस हद तक जाओगे तो मैं यहाँ पर कभी ना आता। तुमसे अपनी रकम वसूल करने के लिए दूसरा तरीका अपनाता। वो दीवानगी की हालत में चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि इसके बाजू बुरी तरह थक गए और सांस फूलने की वजह से हाँफने की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। तब इसने अचानक बालकोनी की दीवार के तरफ रुख मोड़ लिया। 4 फीट की ये दीवार जो मुंडेर की हिफाजत पर मामूर थी, इसे दीवारें चीन लग रही थी। कोई है जो मुझे यहाँ से बचा सकता है? देखो, मैं यहाँ इस ठिठुरती सर्दी से अकड़ रहा हूँ। अपना चेहरा नीचे झुका के वह ज़ोर से चिल्लाया। शायद नीचे से गुजरती गाड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता था, मगर तेज़ हवा के झक्कड़ इसकी आवाज़ को ले उड़े। अरे, कोई मेरी आवाज़ सुन क्यों नहीं रहा? मैं यहाँ मर जाऊँगा। खुदा के लिए कोई आके मेरी मदद करे। इस दफ़ा वो पूरे फेफड़ों के ज़ोर से चिल्लाया, मगर मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी कि साई साई करती तेज़ हवा अपने साथ ले उड़ी। कोई नीचे से गुज़र भी रहा है या इस शहर के सब लोग बहरे हो गए हैं? गर्म कमरों में आराम करने वालों, सर्दी मेरे हड्डियों में उतर रही है। कोई तो मेरी मदद को आओ। जुनून इंतहा की कैफियत इस पे तारी थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुबह तक मेरी अकड़ी हुई लाश ही मिलेगी। वो अचानक एक फ़ैसले पे पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी अपना पतलून की जेबों में हाथ डाले। इसकी जेब से एक ब्राउन रंग का बटुआ बरामद हुआ। वो जल्दी से नीचे बैठ गया और दीवानावार बटुए को खोल कर उल्टा कर दिया। इसमें से कुछ खास कार्ड, नकदी नीचे गिरी। इसने जल्दी जल्दी इन तीनों चीज़ों को तरतीब से पकड़ा और दीवार के साथ जा खड़ा हुआ। एक एक नोट करके इसने नीचे फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन तेज़ हवा इस करारे नोटों को लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। यहाँ तक कि हाथ में मौजूद तमाम पैसे इसने नीचे फेंक दिए। इसके बाद बटुआ और कार्ड भी फेंक दिए। उफ खुदाया, मेरी ये तरकीब भी नाकाम चली गई। इसने ज़ोर से दीवार पे हाथ मारा। नीचे 2 आवाज़ लगाने के बाद इसने अपने पतलून की जेब में हाथ मारना शुरू कर दिया। एक छोटी सी माचिस इसकी जेब से निकली। ये माचिस मुझे कुछ देर के लिए गर्म कर सकती है। वो एक कोने में उकड़ू बैठ गया। हाथों की आड़ लेके इसने तीलियां जलानी शुरू कर दी, मगर यकबस्ता हवा के हर फूंक तीली को बुझा के चली जाती। एक एक करके इसने तमाम तीलियां जला दी और खाली माचिस एक तरफ फेंक दी। आसमान की दहलीज पे गहरे धुंध की चादर तन चुकी थी। टिमटिमाते तारे अब इसके पीछे गायब हो चुके थे। शहर की जलती बुझती बत्तियां मध्यम होती जा रही थी। हवा की शिद्दत ठंडी धुंध को आसमान से खींच के ज़मीन की तरफ ला रही थी। मुझे गर्म रहना होगा, मुझे हर कीमत को खुद को गर्म रखना होगा। इसने दोनों हाथों का आपस में ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हाथ नहीं चला सका। गुस्से की कैफियत में फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और इस पे लातों की बारिश दरवाजे पे शुरू कर दी, मगर खामखा ये कोशिश भी बेकार। दरवाजे से हटकर वो फिर दीवार की तरफ आ गया। शहर वालों, क्या आज तुम सब मर गए हो? क्या आवाज़ तुम तक मेरी नहीं पहुंच पा रही, या फिर इस सर्द मौसम के डर से घरों से निकलना नहीं चाहते? तुम सब बुज़दिल हो, बुज़दिल। सुना तुमने? तुम सब डरपोक हो। वो ज़ोर ज़ोर से पागल कैदी की तरह चिल्लाने लगा। फिर बेक वक्त इसे एहसास हुआ कि यकबस्ता तेज़ हवा थम गई और सर्दी की शिद्दत कम होती चली जा रही थी। इसका वजूद दहकते कोयले की तरह गर्म है, या फिर वो एक बंद कमरे में मौजूद है। मगर जल्द ही इसे अपनी सुबकी का एहसास हुआ कि शिद्दत से अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठुठुरते धुंध के मरगुले इस अपार्टमेंट से बढ़ कर रहे थे। वो फिर दरवाजे की तरफ सीधा। शायद पाल दरवाजे के पास खड़ा हो और मुस्कुरा के कहे, दोस्त अब अंदर आ जाओ, बहुत हो गया मजाक। दरवाजे से वो खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के धुंधले शीशे से इसने अंदर की तरफ झांका। पाल अंदर नहीं था, मगर वो कमरा अंदर से बहुत धुंधला नज़र आ रहा था। क्या मैं यहाँ यूं ही बेबस कबूतर की तरह मर जाऊँगा? ये सर्दी तो मुझे आने वाले चंद घंटों में मार देगी।
यकीनन सुबह तक मेरी अकड़ी हुई लाश ही सबको दस्तयाब होगी। इसने अपने बाजों को एक तरफ देखा जिसके रोंगटे कांटों की तरह शक्ल इख्तियार कर चुके थे। नाउम्मीदी से वो पीछे हटा। अचानक इसके हाथ से कोई निहायत ही ठंडी सी चीज़ टकराई जिसका ठंडा लम्स इसके वजूद में उतरता चला गया। इसने नज़र उठा के इसकी तरफ देखा और वो लोहे के एक कदरी मोटी सी तार थी जो दरवाजे और खिड़की के दरमियान बनी जगह पर लटक रही थी। ये क्या भला है? एक लम्हा सोच के इसने तार को छुआ। एक सर्द रो इसके पूरे वजूद में सरात कर गई। वो थरथरा कर रह गया। इसने कपकपाते हाथों से तार को अपनी तरफ खींचा, लेकिन शायद वो ऊपर कहीं पर बंधी हुई थी। इसने एक दो झटके मारे, इसे नीचे की तरफ खींचा, मगर वो तार अपनी जगह मजबूती बरकरार थी। इसने दोनों हाथों से पकड़ के अपने वजूद को टटोला। तार ने इसके वजूद को संभाल लिया। एक ख्याल इसके जहन में उफक पर अभी उभरा। अब इसने छत पर चढ़ने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है ये तार मुझे टेरेस तक ले जा सकती है अगर मैं हिम्मत बांध रखूं तो, वो अपने तिये बोला। फिर इसने दोनों हाथों को मजबूत गिरफ्त बना के तार को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। वह अभी बमुश्किल थोड़ा ही ऊपर गया था कि दफतन इसके हाथों में दर्द उजागर होने लगा, जैसे तार इसकी उंगलियों और हथेलियों में घुसती चली गई हो। इसके हाथ वहीं रुक गए। वो फर्श से 2 फीट ही ऊपर उठा रहा। मुझे हर कीमत पे ऊपर चढ़ना होगा, चाहे मेरे हाथ लहूलुहान क्यों ना हो जाए। खुद से अहद करके इसने जवां मर्दी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब उसने दीवार से घुटनों की मदद से टेक लगाना शुरू कर दी। अब वो दरमियान में आ चुका था। हवा की साएं और धुंध की शिद्दत तवील होती जा रही थी। शहर की जलती बत्तियां अब धुंध की लपेट में आ चुकी थीं। जैसे धुंध के भंवर में शहर होले होले डूबता चला जा रहा था। इसने एक बार नीचे देखा तो थरथरा के रह गया। इसके वजूद ने एक लंबी झुरझुरी सी ली। तेज़ हवा के थपेड़े से इधर उधर हिला रहे थे। घुटनों की वजह से पथरून फट चुकी थी। घुटनों से उठता दर्द और हाथों की कैफियत ने इसके वजूद में अज़ियत भर दी थी। मुझे अपने दर्द की तरफ नहीं, अपनी मंजिल की तरफ देखना है। इसने खुद की हिम्मत का तसलसल बरकरार रखा और किसी न किसी तरह टेरेस के करीब पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से इसने मुंडेर की दीवार पर हाथ डाला और दूसरा हाथ उठा के छत पर आ गया। छत की फर्श पर वो निढाल होकर सांस को बहाल करने लगा। इसके रोम रोम से अजियत की चिंगारियां फूट रही थी। फर्श की ठंडक वजह से पूरा वजूद मफलूज होता चला जा रहा था। रगों में खून की आमोदरफ्त धीरे धीरे मध्यम होने लगी थी। मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना होगा। खुद को जिंदा रखने के लिए मुझे हरकत में रहना होगा। वो लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ा हुआ। छत पे बेशुमार टीवी एंटीने लगे हुए थे जो इसे सियाह हेबलों की मानिंद लग रहे थे। हवा में यहाँ शिद्दत से अपने उरूज पर कारवां थी। धुंध की अजारादारी से मुंडेर का दूसरा हिस्सा तक सुजाई नहीं दे रहा था। कोई है, वो बुलंद आवाज़ में बोला, मगर इसे अपनी आवाज़ इसके कानों तक न पहुंच सकी और हवा लेके चलती बनी। इसने चलने की कोशिश की तो इसके पांव लड़खड़ाए। एंटीने के तार को सहारा जानकर इसने पकड़ा, मगर वो इसका तवाज़ुन ना संभाल सके और उखड़ गई। इसने वो तार छोड़ी और दूसरे एंटीने के तारों को दीवानावार खींचता चला गया। कदमों की कुछ मुसाफत पर वो गिर पड़ा। इससे पहले कि इसके हवास गुल होते, इसके कानों में किसी मर्द की आवाज़ पड़ी। अरे देखो, छत पे कोई है जिसने सारे एंटीने के तारों को तोड़ डाला है। मुझे तो कोई पागल लगता है जो इस मौसम में यहाँ घुस आया। फिर इसके कानों में मर्द और औरत की मिली जुली आवाज़ें पड़ी और इसकी आंखें बंद होती चली गईं। कुछ देर बाद इसे होश आया तो वह एक नर्म गुजात सोफे पे लेटा हुआ था। कमरा गर्म था, उसके मुंह का जायका भी बदला हुआ था। वो उठ के बैठ गया। सामने दूसरे सोफे पे एक अधेड़ उम्र जोड़ा गिलासों में ब्रांडी डाल के शुगल में मसरूफ़ थे। से होश में आता देख के दोनों इसकी तरफ लपके। हेलो नौजवान, अब कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा नाम स्मिथ है और ये मेरी बीवी जूलिया है। तुम हमें छत पर मिले थे अधमुई हालत में। तुम्हारा वजूद तो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था। बड़ी मुश्किल से तुम्हें कमरे में नीचे लाए हैं।
काफ़ी देर तुम्हारे पास हीटर जलाया और बेहतर जानकर तुम्हारे मुंह में ब्रांडी डाल दी। मेरा ख्याल है अब तुम पहले से बेहतर हो और तुम्हारा वजूद भी गर्म हो चुका है। स्मिथ ने इसके कंधे पे हाथ रख दिया। मगर ये क्या? स्मिथ के हाथ का वज़न जैक ने अपने कंधे पर महसूस ना किया और अचंभे में पड़ गया। हम लोग टीवी पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे थे। अचानक इसके सिग्नल आउट हो गए। पहले हमने समझा मौसम की वजह से है यह ख़राबी। मैंने स्मिथ को ऊपर भेजा, शायद एंटीने में कोई मसला हो सकता है, जूलिया बोली। मगर तुम वहाँ क्या कर रहे थे इतनी यकबस्ता ख़राब मौसम में, वो भी ऐसे ड्रेस में? अरे हाँ, तुमको ये बताना हम भूल ही गए। दरअसल हम दोनों रूहें हैं और एक मुद्दत से हम यहाँ मुकीम हैं। हर माह की 14 तारीख को हम किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। हम किसी को नज़र नहीं आते और जिसकी मदद करते हैं सिर्फ इसे नज़र आते हैं। लेकिन जैक को इस अधेड़ उम्र जोड़े की बातों पे यकीन ना आया और बोला, मैं बस वैसे ही गया था और फंस गया। आपका शुक्रिया, मुझे चलना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ। तुम जा तो रहे हो, मगर हमारे एंटीनों को मरम्मत के लिए छोड़ गए? खैर, इस मौसम में कोई मैकेनिक तो मिलेगा नहीं, सुबह ही इनकी मरम्मत हो सकती है। स्मिथ मुस्कुराया। स्मिथ की बात सुनकर जैक गोया हुआ। प्लीज़ आप फिक्र ना करें, सुबह का सूरज निकलते ही मैं किसी न किसी मैकेनिक को अपने साथ लाके आपका एंटीना ठीक करवा दूंगा। और जब सुबह जैक एक मैकेनिक को लेके वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई कमरा ना था, मगर एंटीना मौजूद था, बगैर तारों का। और फिर जैक को इन रूहों की बात पे यकीन करना पड़ा। जैक छत पे खड़ा होकर बुलंद आवाज़ में बोला, मिसेस जूलिया और मिस्टर स्मिथ, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी मदद की। और जैक वापस आ गया, एंटीना ठीक करवा दिया। जैक इनसे हाथ मिला के पाल के फ्लैट पे आ गया। दरवाजे पर झुककर इसने सुराख से अंदर देखा। कमरा खाली था, पाल अंदर नज़र नहीं आ रहा था। कमरे की लाइट जल रही थी। इसने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखा तो वो खुल गया। पाल ने एक मंसूबे के तहत कमरा लॉक नहीं किया था। पुलिस की नज़र में जैक चोर होता जो बालकोनी में जाकर फंस गया और इसकी मौत हो गई। वो अंदर दाखिल हो गया। इसने बालकोनी का दरवाज़ा खोल दिया जिसके अंदर से कुंडी लगी हुई थी। धुंध के आज़ाद मरगोले जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। ब्रांडी के एक ही पैक ने इसका दिमाग गर्म कर दिया था। उसने कमरे की तमाम लाइट्स बुझा दी और एक कोने में छुप कर बैठ गया। इसे यकीन था कि पाल जल्दी वापसी के लिए फ्लैट में पलटेगा। एक ड्रामा इसके दिमाग में चल रहा था जिसको अमली जामा पहनाने जा रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और पाल अंदर दाखिल हुआ। इसने लाइट्स जला दी और हैरानी से कमरा देखने लगा। इसके ख्याल में वह तमाम बत्तियां जलता छोड़ के गया था। ये उफ कैसे हो गई, इसका अंदाज़ा बता रहा था आज हद से ज़्यादा पीकर आया है। यही वजह थी इसने मामूली सा लिबास पहना हुआ था। फिर जैसे ही इसकी नज़र बालकोनी के खुले दरवाजे पे पड़ी तो वो ठिठक के फटी निगाहों से इसकी तरफ देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? जैक कहाँ गया? शायद इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो जल्दी से बालकोनी की तरफ बढ़ गया। शायद वो ये देख के तसल्ली कर लेना चाहता था कि जैक के लिए यही मौका गनीमत था। वो जल्दी से उठा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तस्वीर का रुख पलट चुका था। पाल दूसरी तरफ चिल्ला रहा था। इसे पता चल गया कि दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। जैक ने खिड़की के धुंधले शीशे से बाहर देखा। पाल का मोहतरिक वजूद अंदर आने के लिए टामकटोइयाँ मार रहा था। इसी के चिल्लाने की हल्की हल्की आवाज़ कमरे में सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो दरवाजे पे घूंसे बरसाने लगा। जैक के होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। इस तरह फौलादी दरवाजे पे घूंसे बरसाना बेकार है मेरे दोस्त। और हाँ, तार की मदद से तुम ऊपर छत पर तो जा सकते हो, मगर एंटीने की तारों को मत छूना। वो मैंने पहले ही उखाड़ फेंकी हैं। कोई छत पर नहीं आएगा। वो दरवाज़ा बंद करके आ गया। अपना ओवरकोट, मफलर, कैप लेना नहीं भूला था। सबसे नीचे वाले एक फ्लैट के कमरे में रखे टीवी की खबर ने इसके कदम रोक दिए। आज रात बर्फ़बारी के साथ शिद्दत से ओले भी पड़ेंगे, लिहाजा घरों से निकलने से गुरेज करें। खबर सुन के जैक मुस्कुराता हुआ
एक पास आती टैक्सी की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।